तासा मैं आपके जानिब आऊंगी। रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। मुख्तलिफ महकमों में रिफॉर्म्स को सामने रखते हुए अरबों डॉलर्स जो हैं वो कर्ज की सूरत में लिए गए और अभी आगे बढ़कर इनके कर्जों की जो मद है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। समझते हैं कि कुछ होने जा रहा है। जिनके लिए ये इस्लाहात के लिए कर्ज लिया गया था उनकी हालत कैसी है? कर्ज बढ़ाए जा रहे हैं, असल कहानी है क्या? हम चाह रहे हैं आप हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा इसको जरा क्विकली मैं बताऊं, अगरचे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ लिखा भी गया है और ऐसे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं कि बंदे का एक दफा अब कह सकते हैं जहन, मेरे जैसे एक आम आदमी का जिसको शायद इकोनॉमी की इतनी समझ ना हो, लेकिन आपको जहन इतनी आपके सामने चीजें आती हैं कि एक आम आदमी भी डिस्टर्ब होता है। मसला इसी को देख लें। पहले तो मैं हफीज पाशा साहब को दाद देना चाहता हूँ, मुझे वो दाद देने जाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान में बड़े कम लोग समझेंगे कि उनकी मिसेज जो है वो इस वक्त वो पंजाब की वजीर खजाना है। इसके बावजूद भी उनका स्टैंड लेना, उनका इनको एक्सपोज करना, इन पे तनकीद करना, इनकी चीजें सामने लाना, ये मामूली बात नहीं होती। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको किसी और मीनिंग में देखें, लेकिन मैं एक उनकी इसकी दाद देता हूं। इसके लिए करैक्टर इज रिक्वायर्ड कि उन्होंने बैठ के अपनी बीवी के वजीर खजाना होते हुए ही अपनी मिसेज की जो उनकी हुकूमत है वो हिस्सा है उस पर अटैक करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल के साथ करते हैं। एक चीज। दूसरा, इसमें मैं आपको एक और इनकी वारदात बताऊं। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने 4.1 बिलियन डॉलर जो है ना वापस किए आईएमएफ को। ये मौजूदा कर्जा जो इन्होंने अब भी लिया था 5.7 बिलियन डॉलर की, जो इनकी आईएमएफ के साथ इनका नया एग्रीमेंट है 2 साल पहले जो किया था, ये वो पैसे वापस नहीं किए। डार साहब खुद बता चुके हैं कि ये पीपल्स पार्टी दौर में लिए गए थे और पीपल्स पार्टी ने जो लोन लिया था हमने वो रिपे किया है। सो इसका मतलब ये है कि आईएमएफ से जो आपने कर्जा लिया है वो पाकिस्तान में नहीं आया, वो आईएमएफ ने वहीं एडजस्ट कर लिया है। आपका ये सारे का सारा कर्जा ये एडजस्ट हो गया है। पाकिस्तान में एक पैनी भी नहीं आया, ये डॉलर्स वहीं एडजस्ट हो गए जो पिछली हुकूमतें लेके गई थी। सो जो उनका नया कर्जा है वो अगर उसको टोटल करें तो जैसे उन पाशा साहब की कैलकुलेशन है, ये कर्जा उससे ज्यादा है जितना हमें बताया गया है। एक बात, जो सवाल आपने सरवत किया ये बड़ा खौफनाक सवाल है। अब इसमें थोड़ी सी इस पे जरा फोकस की जरूरत है। इसमें यह बताया गया है, ये पेपर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसमें बताया गया है कि आपने 5.7 बिलियन डॉलर, जरा ध्यान में रखिएगा, 5.7 बिलियन डॉलर, इसका मतलब तो ये बनता है ना 576 अरब रुपए आपने कर्जा लिया है। किन के लिए, जरा सुनते हैं। इन्होंने कहा कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, इस्लाहात करनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात करनी है, हमने पीआईए में इस्लाहात करनी है, हमने जनाब पाकिस्तान स्टील में करनी है, हमने नेप्रा में करनी है, जेनको, डिस्को और फिर इनके LIC वगैरह उसमें करनी है। आपने वहां से 5.7 बिलियन डॉलर ले लिए कि हमने इन इदारों को ठीक करना है। तो हुआ क्या है कि पीआईए आपकी बंद हो चुकी तकरीबन, आपने नई कंपनी लॉन्च कर ली है, उसके पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल 2 साल से तकरीबन बंद होकर पड़ी हुई है, वो भी आपके सामने है। फिर नेप्रा का देख ले, नेप्रा में इस्लाहत के लिए आपको कौन सी बहुत बड़े पैसे चाहिए थे। अच्छा, जेनको और डिस्को वगैरह जो है इनमें से कुछ जो है प्रॉफिटेबल है, आप इनको बेचने के लिए भी लोन ले रहे हैं। अच्छा, प्लस आप उस पर चले जाए स्टेट बैंक पे, स्टेट बैंक के नाम पे आपने कहा इस्लाहत करेंगे, आपने पैसे ले लिए। इस्लाहत का हालत यह है कि अख्तर बुलंद राना ने उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की थी कि स्टेट बैंक ने कैसे उसका प्री ऑडिट किए बगैर 480 बिलियन रुपीस जो आईपीपी को पेमेंट की थी सागडार ने, आपने कैसे बरह रास्त किए हैं। हमें आपने कहा कि हम कर्जे ले रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस करेंगे, खुद मुख्तार करेंगे और ये वजारत खजाना के इन्फ्लुएंस से बाहर होगा। ये अच्छा बहर हुआ है कि आपने उसको घर की लॉन्ड्री बना लिया है, वो तो एक वहां सेक्शन ऑफिसर बैठ के स्टेट बैंक को चला रहा है। तो आपने 480 बिलियन रुपीस की कैश पेमेंट करा दी स्टेट बैंक से बगैर पूछे, बगैर बिल्स वेरिफिकेशन के, जो नहीं कर सकता था। ये एक तरफ। अच्छा, गवर्नर जो स्टेट बैंक का लगाया हुआ है उन पे इल्जाम है अशरफ गुर्था पे कि उन्होंने 20 मिलियन डॉलर फैसल बैंक से लेके दिए थे शरीफ फैमिली को, इसलिए उसको लगाया गया है। अच्छा, डिप्टी गवर्नर बैंक जो आपने लगाया है स्टेट बैंक का सईद अहमद, उन पे इल्जाम लगता है जो इसाक डार साहब का उनका एफिडेविट पड़ा हुआ है नैब के पास कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शरीक थे। आप एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, उन पे अरबों डॉलर के कर्जे ले रहे हैं जी, हम बैंक्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, हम स्टेट बैंक को रेगुलेटर बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप उनको तबाही कर रहे हैं, अपने आप वहां पे टेंटेड किस्म के जो लोग हैं जिन पे बहुत सारे सवालात हैं उनको आप ओहदे दे रहे हैं। एफबीआर पे आ जाएं। एफबीआर की हालत यह है कि पूरा दुबई खरीद लिया है पाकिस्तानियों ने, एफबीआर को पता नहीं है। हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जी आप अपने लिस्ट दे दें,
आप हमें लिस्ट दे दें। आपका ये हालत हो चुका है कि आपने एफबीआर को बिठा दिया है, स्टेट बैंक बैठ गया है, पीएए बैठ चुकी है, इसके बाद स्टील मिल बंद है, और फिर आप कहते हैं जी हमने कर्जे लिए थे इनकी इस्लाहत करने के लिए। ओ भाई मेरे कर्जे लिए हैं, इस्लाहत कहां पे हैं? कुछ दिखाएं हमें। पीएए खड़ी होगी या स्टील मिल दोबारा शुरू हो गई है लास्ट। ये इतना बड़ा एक आमिर, इनके नाम पढ़े जिनके नामों पे इन्होंने लोन लिए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे फैंसी नाम बैठ के ये सोचते हैं जिसमें से टक्के के प्रोडक्ट नहीं है। इस्लामाबाद में नए दफ्तर खुल जाते हैं, उसके बाद गैर मुल्की कंसल्टेंट रख लिए जाते हैं, उनको फिर फिजिबिलिटी स्टडीज मिलती हैं, ये गाड़ियां लेते हैं, पार्क्स लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं, टीएडीए लेते हैं, बैठ के तमाम पैसा कर्जे का आपस में इस्लामाबाद या लाहौर कराची में बैठ के बांट लिया जाता है, और एक नए कर्जे के लिए एक दरखास्त डाल दी जाती है। दुकान खोल रही है वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आईएमएफ ने और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने, कि पाकिस्तान एक मंडी बन चुका है जहां से धड़ाधड़ वो आके कर्जे देते हैं, ये यहाँ पे ज़ाय करते हैं, और फिर आपने जो कहा आपकी नस्लों के लिए कर्जा छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जी आमिर साहब, इस पे अब क्या कहा जा सकता है कि सबसे जो खतरनाक बात यह है कि हमारा सबको अब पता है कि जो करंट एक्सपेंडिचर, जो हमारा सारा बजट है, वो हम कर्ज़ों से अब बना रहे हैं तमाम, और कर्ज़े अदा करने के लिए कर्ज़े लिए जा रहे हैं। उसमें जब ये इस्लाहात के नाम पे और जब ये इस तरह कर्ज़े लिए जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमें भी फिक्र करना चाहिए, मीडिया को भी, पार्लियामान जो कि अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है उसकी भी ओवरसाइट होनी चाहिए कि जनाब हमें, करार साहब ने भी नक्शा खींचा है, बता दें कि क्या इस्लाहात हुई हैं। ये एक ढकोसला बन गया है, शायद सख्त लफ्ज़ है कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और उन अदारों की ब्यूरोक्रेसी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों, अपने पर्क्स और ये हज़ारों डॉलरों की तनख्वाहों के लिए ये हमें, आपको और हमें मकरूज करते जा रहे हैं। सिर्फ दो चार इसमें ऐड करना चाहूँगा जो आपने बातें की हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स हुए ही नहीं हैं। जब ये नून लीग आई तो इन्होंने दावा किया था, इनका एक बहुत बड़ा वो था वादा कि जनाब हम जो है सैलरियों के अलावा ब्यूरोक्रेसी की जो कॉस्ट है वो 30% कम कर देंगे, और ये सब ये इनको ठीक कर देंगे ब्यूरोक्रेट्स को। अभी सूरत हाल 3 साल में ये है कि कम क्या करनी थी, 40% बढ़ चुकी है। सो इस तरह की और बेताशा मिसालें हैं कि ये इनके ऊपर कोई नज़र रखने वाली है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने लिए ही, फॉर एग्जाम्पल अभी वो इतने पक्के हैं अपने कामों के लिए जहां उनके अपने इंटरेस्ट आते हैं कि अभी ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, उसमें भी उन्होंने जो उनको प्लॉट मिलेंगे अपने आप को निकाल लिया है कि हमें इसका जो है ना 50% देना पड़े टैक्स, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे। तो अपना इंटरेस्ट वो वॉच करते हैं, उनके ऊपर जो कोई बैठना चाहिए असूली तौर पे तो वो पॉलिटिशियन होना चाहिए। मगर ये नून लीग का, शहबाज शरीफ का भी मसला है, नवाज शरीफ का भी मसला है कि इन्होंने फवाद हुसैन जैसे जूनियर अफसरान को ऊपर बैठा लेते हैं तो उनकी सुनते हैं। वो बेचारे भी बिल्कुल ज़ाहिर है, जूनियर अफसर को 21वें ग्रेड के 150 बंदों को बाईपास करके जब लगाया जाएगा तो क्या रिफॉर्म होगा, क्या मेरिट होगा और क्या गवर्नेंस होगी। ये तो एक बात। क्विकली में आपने गवर्नेंस की बात की थी कि इनके दावे आजकल बड़े क्लेम किए जाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जाता है कि जनाब इक्तिसादी हमने पता नहीं क्या तरक्की कर दी। भाई साहब आपके ये फिगर्स जो हफीज पाशा साहब की केले की काविश नहीं थी, उनकी टीम की वो है कि उन्होंने कहा है कि 3.1 जो है आपका ग्रोथ रेट है, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात उन्होंने जो कही है वो ये है कि जनाब इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं वो 2% के हैं, 2% के हैं, जो कि एक्चुअली शायद उनके ख्याल में 2.5% है। तो अगर 2.5% वो निकाल ली जाए इस 3% में से तो ग्रोथ हो ही नहीं रही। हम 0% ग्रोथ में चल रहे हैं, हमारा इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। और किसानों का जो खास तौर पे हाल है, ये IMF को लिख के गवर्नमेंट ने दिया कि इतना शोर मचाया पिछली दफा कि जनाब ये किसानों का पैकेज देंगे, 340 अरब की अनाउंसमेंट की, और आज भी बड़े बड़े दावे करते हैं। उसमें से एक्चुअली जो किसानों को दिया वो सिर्फ 41 अरब रुपए दिया गया, और ये नून लीग ने IMF को अपने खत में लिख के दिया है कि जनाब हमने, क्योंकि उनके प्रेशर में नहीं दिया, तो जिसकी वजह से इस दफा ये 33% जो है ना आपकी कपास की फसल गिर गई, जिसकी वजह से 12% आपकी एक्सपोर्ट्स डाउन है और 34% आपकी यान वो डाउन है। तो कहाँ से आपकी ग्रोथ रेट नहीं चल रही, इकोनॉमी नहीं चल रही है आपके जो है। हाँ, सबसे बड़ा दावा ये होता है कि जो रिजर्व्स बढ़ा लिए। भाई साहब मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर ये रॉकेट साइंस नहीं है
कि 7 अरब रुपया तो 16 अरब रुपए में से आपके कर्जों का डाल दिया है, तो आपने फिर उसमें रिजर्व किया है। और दूसरा, मैं समझता हूं कि इनकी घूम फिर के सुई अड़ती है कि जी वो आम आदमी को सिर्फ समझ आती है कि डॉलर सस्ता हो गया। भाई साहब, डॉलर इज नॉट दी ओनली क्राइटेरियन, पैमाना सिर्फ नहीं होता है। और कई दफ़ा मेरा ख्याल है, मुझे जितनी समझ है, कि इक्तिसादियात के लिए आपको डॉलर नीचे लाना पड़ता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। सो ये सिर्फ थड़े को खुश करने के लिए कि जनाब हमने डॉलर सस्ता कर दिया नहीं है। बेरोजगारी भी मसाइल हैं और जो है महंगाई, और इनको लास्टली साहब इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि इनको ऑयल जो है बहुत सस्ता मिल गया था। ये ऐसा मौका किसी गवर्नमेंट को पिछले 30-40 साल में नहीं मिला, इन्होंने वो भी जाया कर दिया। सही सही आमिर साहब, आपने बिल्कुल अच्छी बात की और बिल्कुल ठीक बात की है। जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की कि रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे, मुख्तलिफ महकमों को किस तरह से ठीक किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को तहफ्फुज़ देने के लिए अपना मनपसंद आदमी लाया जाता है। और जिन महकमों के रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई थी उसकी खौफनाक